प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के हम 5वें वीडियो में आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं डॉक्टर वीना शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। बहुत खूबसूरत पाठ है, लेखक है हरिशंकर परसाई, विधा है इसकी निबंध और ये व्यंग है। यहाँ पर जो पेज नंबर 65 है वहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, हम आज उन पर चर्चा शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? यहाँ पर विशेषताओं को आप हेडिंग में लिखिएगा। सादा जीवन, उच्च विचार, अपराजय व्यक्तित्व यानी कि ना हारने वाला व्यक्तित्व, कष्टों में बीता हुआ जीवन और सहज स्वाभिमानी व्यक्तित्व, मर्यादित जीवन आप दे सकते हैं। और इस तरह से आप उनकी जो विशेषताएं हैं उनको सिद्धांतों से कभी समझौता ना करने वाले, समाज की बुराइयों के आगे ना झुकने वाले ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आप उनकी व्याख्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, से उंगली बाहर निकल आई है। लोग तो इत्र चुपड़ फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को आप टिक कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। मैंने आपको व्याख्या के समय ही बताया कि जूतों का स्थान पैरों में है और टोपी जो कि सम्मान का प्रतीक है और शरीर के सबसे ऊपरी भाग सिर पर पहनी जाती है। सिर झुकाना, सिर नीचे करना, सारे मुहावरे भी बने हुए हैं। गर्दन झुका दी, सिर झुका दिया, तो इस तरह से बहुत सारे मुहावरे भी सिर से और हमारे सम्मान से जुड़े हुए हैं। सिर पर बिठाने योग्य होता है और उसको, वही जूते को आप देखिए, आप जूते को धनवानों के लिए मान सम्मान से जोड़ सकते हैं। जो पैसे वाला व्यक्ति है, जो धनाढ्य व्यक्ति है, जो रईस व्यक्ति है, दबंग है, शक्तिशाली है, ताकतवर है और अत्याचारी है, उसके डर से बहुत सारे लोग ने सम्मान को उसके पैरों में झुका देते हैं। और अपने सिर को झुकाना मतलब टोपी का न्यौछावर हो जाना। किस पर? जूते पर टोपी का न्यौछावर हो जाना, यानी कि दबंग व्यक्तियों के चरणों तले, पैरों तले, जूतों तले अनेकों ईमानदार व्यक्ति का सम्मान झुक जाता है, गिर जाता है। आप इसी थीम को एक्सप्लेन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। यहाँ पर पर्दे से अपनी वास्तविकता को छिपाने वाली बात की गई है और यहाँ पर प्रेमचंद ने अपने जीवन में कभी दिखावा नहीं किया, कभी अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर प्रेमचंद और उन लोगों का कंपैरिजन आप लिखिएगा कि आपको तो जो आप ढक सकते थे, छुपा सकते थे, आपने वो भी नहीं छुपाने की जरूरत समझी। और हम लोग जो इसको नहीं छुपाना चाहिए, जो हमारी अस्तित्व और हमारी हैसियत से बाहर है, हम उसको भी छिपाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो अपनी कमियों को किसी भी हद तक बाहर नहीं आने देंगे। और आपने अपनी इतना नामी गिरामी हस्ती होते हुए भी अपनी किसी भी कमी को छुपाने की कोशिश नहीं की। आपने उस चीज को दुबकाने की कोशिश नहीं करी जिसे आप लगता है कि मेरी वो वास्तविकता से दूर है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ का नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम ऐसे लोगों की ओर संकेत कर रहे हो जो इनिशिएटिव नहीं लेते, जो बुराइयों से समझौता करते हैं, जो स्वाभिमान को बेच देते हैं, जो सत्य को कमा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, अत्याचारी हैं। और ऐसे लोगों की ओर तुम शायद अपने पैर की उंगली से संकेत करते हो जो कभी भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे लूटने के बहाने ढूंढते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि पाठ में एक जगह पर लेखक सोचते हैं कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वे विचार बदलते हैं कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? सामान्य रूप से हम कहें तो संसार के व्यवहार को देखकर भी लोग अपने घर पहनने और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, परंतु प्रेमचंद के लिए सब एक है। क्या बाहर, क्या घर का, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। और जो फोटो में भी फटे कपड़े, फटे जूते पहनकर खड़ा हो सकता है, वो सामने लाइफ में कैसा रहता होगा कि जीवन में कोई दिखावा नहीं है, वो एक सरल सहज जीवन जीते हैं, उनमें दिखावटीपन बिल्कुल नहीं है, इसलिए उनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टिकोण, सुंदर भाषा शैली, कितना गहन अध्ययन किया है, कितनी बारीकी से उन्होंने विश्लेषण किया है। यहाँ यह क्वेश्चन हरिशंकर परसाई के ऊपर है, प्रेमचंद के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर उनकी विस्तारण शैली कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दूसरी कैसे हर चीज से उन्होंने नए नए मायने खोजे हैं, कैसे
एक जूते से, एक मुस्कान से उन्होंने नई नई बेहद खूबसूरत सूक्ष्म दृष्टिकोण, शब्दों का एकदम सटीक प्रयोग जो दिल पर अचूक वार करते हैं। ऐसे आप इसकी व्याख्या करेंगे। पाठ में ढीले शब्दों का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है या सामाजिक कुरीतियां का वर्णन आप करेंगे। जो सामाजिक बुराइयां थी, भ्रष्ट आचरण ले लीजिए आप, शोषण ले लीजिए, अन्याय ले लीजिए, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता, ये बहुत सारी कमियां। छुआछूत भी, जातिवाद तो प्रेमचंद के समय में इतना भयंकर था कि नीची जाति के लोग गाँव के अंदर नहीं जा सकते थे। किसी ठाकुर के घर के आगे से चप्पल सिर पे रख के ले जाते थे। उनके गांव में कुएं से पानी वर्जित था पीना। वो मंदिर नहीं जा सकते थे, वो अपना घर का रसोई नहीं बना सकते थे। सबकी जूठन साफ करना, जो बचा कुचा मिले उससे अपना जीवन गांव के बाहर उनका बसेरा हुआ करता था। इतनी बुरी स्थिति थी जातिवाद की। अभी भी गांव में है, लेकिन कम से कम इतना तो नहीं है कि ऐसी अवस्था में जो निम्न जाति है वो रहती हो। लेकिन प्रेमचंद के समय में बहुत बुरी स्थितियां थी। रचना और अभिव्यक्ति से प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर परसाई जी ने व्यंग लिखा है। आप किसी भी व्यक्ति के पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिख सकते हैं। हम आज के समाज में क्या कहते हैं, अलमारी में जरा भी जगह नहीं है और एक भी कपड़ा नया नहीं है पहनने को। आप सोचिए, हमारी अपनी बातों में विरोधाभास होता है कि कहीं जा रहे हैं, अरे कुछ है ही नहीं पहनने को, और जब जगह की बारी कहाँ रखी है, कहीं जगह नहीं बची है, सब तरफ टुसाटस भरा पड़ा है, कोई जगह नहीं है। अब आप सोचिए, हम खुद दो बात कहते हैं और एक शादी हुई, एक ड्रेस पहनी, अगर हमने नहीं टोका, हमने कोशिश भी कर ली उसे दूसरी बार पहने, तुमने ये ड्रेस वहाँ पहनी थी। तो पोशाक आजकल आवश्यकता की नहीं, दिखावे की वस्तु बन गई है कि हम कितनी पोशाकें पहनकर अपने व्यक्तित्व को दूसरों की नजरों में आकर्षक बना सकते हैं। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है, आप इसी चीज को एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले जरूरत के लिए कपड़ा होता था, अब आपके लिए कपड़ा है, दिखावे के लिए कपड़ा है, जरूरत नहीं है। जरूरत तो 2 से पूरी हो सकती है, लेकिन आज जरूरतें हजारों से भी पूरी नहीं हो रही। तो आज स्टेटस सिंबल है आपके, पूरा है जो आपका कहते हैं ऐश्वर्य है, उसको दिखाने का एक साधन आपके वस्त्र भी है, और उसको आप कह सकते हैं, इसी को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है जो मैं प्रेमचंद की आपको सुना देती हूँ। सवा सेर गेहूँ। सवा सेर गेहूँ आप सुनेगा, कितना, सवा सेर का मतलब हो गया 1.25 किलो गेहूँ। कि एक गांव का सीन है और एक महात्मा कहीं दूर से आते हैं और एक गरीब घर में जाके रुकते हैं। 2 भाई हैं, उनकी दोनों की पत्नियां हैं, घर जैसे तैसे चल रहा है, खेती है, जमीन है, करते हैं, आराम से रहते हैं। वो महात्मा रुकते हैं और कहते हैं कि हम कल सुबह चले जाएंगे, बेटा हमारे लिए शाम को बस 1 गिलास दूध दे देना और दूध। ठीक है। जैसे ही महात्मा आते हैं, चरण वरण पखारे जाते हैं उनके। वो जो जिसके व्यक्ति के यहाँ वो आए थे, बड़ा सम्मान करता है महात्मा का, महात्मा को चारपाई देता है, वो लेटते हैं आराम से। शाम होती है, खाने का जब टाइम आता है, उनकी वाइफ सब सुन रही थी, वो बुलाती है कि हम तो जौ की रोटी खा लेंगे, लेकिन आप कहीं से 1.25 किलो गेहूं अरेंज कर लो तो मैं महात्मा जी के लिए गेहूं के आटे की रोटी बना दूंगी। वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो एक गांव का पुजारी होता है, पंडित होता है, और उसके पास वो 1.25 किलो गेहूं ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको चुका दूंगा। बात आई गई हो गई, महात्मा जी भी चले गए। अब क्या हुआ, जैसे हर 6 महीने में फसल कटती, अच्छा जो व्यक्ति था जिसने सन्यासी का आदर किया था, वो सबको थोड़ा थोड़ा बांटता था। अब क्या हुआ कि पंडित जी भी आते थे, तो जो छोटा भाई था वो ऑब्जेक्शन उठाता था कि हम सारी कितने महीने मेहनत करते हैं, भैया तुम यूं ही दान में दे देते हो, अरे ये लोग हमारे ऊपर ही तो जीते हैं, इनका अपनी तो कोई कमाई है नहीं, गरीब लोगों को दे दो, क्या हो गया। वो ऐसे बांटता भी है, बड़ा दानी किस्म का व्यक्ति था। अचानक साल 6 महीने बाद पंडित उस व्यक्ति को बुलाता है और कहता है कि अरे तुमने अपना कर्जा नहीं चुकाया अभी तक। कि कौन सा कर्जा? कि याद करो तुमने 1.25 किलो गेहूं लिए थे, कि वो तो मैं चुका चुका। कि कब चुकाए तुमने? कि पंडित जी हर फसल पर मैंने आपको अनाज दिया है, तो वो तो तुमने दान किया है, तुमने जो मुझसे कर्जा लिया था वो कहाँ चुकाया है? अरे तो ये देखो लिखित में 1.25 किलो गेहूं का ये मूल्य हो गया, 5 सालों तक तुमने इसको चुकाया नहीं, इसका ये असल हो गया, और इस असल पर इतनी ब्याज हो गई, और 6 महीने का तुमने 1 साल तक तुम नहीं चुकाओगे तो इतनी ब्याज और हो जाएगी। अब आप सोचिए 1.25 किलो गेहूं का मूल्य उसने इतना बता दिया कि वो खेत की फसल बेच के भी उसको चुका नहीं पाया 1.25 किलो मूल्य को, 1.25 किलो गेहूं के मूल्य को। और वो खेत जो 1.25 किलो गेहूं की ब्याज थी, इंटरेस्ट जो लगती गई, इंटरेस्ट जो बनती गई, एक समय ऐसा आया कि उस किसान को उस कर्ज को चुकाने में अपना खेत बेचना पड़ा। अब वो बड़ा परेशान है, दूसरों के खेत पर बेगारी करता है, नौकरी करता है, जब जो मिलता है थोड़ा बहुत, और छोटे भाई ने अपना हिस्सा अलग कर लिया, वो बड़े भाई से अलग हो गया। अब बड़ा भाई कर्ज के तले दबा हुआ है, उसका भी परिवार है, लेकिन खर्चा नहीं चल
पा रहा, वो दूसरे के खेत पे नौकरी करता है, फिर भी नहीं चल पा रहा, तो पंडित एक दिन बुला के उसको ऑफर देता है, ऐसा करो कि तुम मेरे खेत पे ही काम कर लो और मैं तुम्हें कंबल दूंगा, रोज सोने की जगह दूंगा, रोटी दूंगा, और जो कमाई होगी वो मैं इस जो कर्ज तुम्हारा मुझ पे चढ़ा हुआ है उसमें मैं जोड़ता चला जाऊंगा, तुम्हें पैसा एक भी नहीं दूंगा। ऐसे ही चलता जाता है, वो बेगारी करता है। और होता ये है कि 1.25 किलो गेहूं का जो ब्राह्मण के लिए लिया था कि उस ब्राह्मण को भोजन करा पाए, वो जीवन भर उस पंडित का बेगारी करता रह जाता है और मरते मर जाते हैं उसकी पीढ़ी, उसका बेटा, उसके बेटे के बेटे उस 1.25 किलो गेहूं के कर्ज को चुकाते ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कर्ज कभी खत्म नहीं होता। घर बिक गया, खेत बिक गए, फसल बिक गई, बेगारी कर ली, दूसरे के खेत से भी छूट गए, पंडित के खेत पे भी काम कर लिया, लेकिन वो कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसी स्थिति यहाँ पर प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई देती है। आप सोचिए कि धर्म कर्म के जो थोड़े से भी पैसे वाले लोग हुआ करते थे, वो किस तरह से गरीब अशिक्षित किसानों का लाभ उठाया करते थे। ये बात प्रेमचंद के साहित्य में हमें दिखाई देती है। हर व्यक्ति की पीड़ा, हर किसान की पीड़ा, जातिवाद का दंश, ऐसे बहुत सारे जो विषय थे जिन पर प्रेमचंद ने अपनी कलम को चलाया। मैं आज ऐसे महान साहित्यकार को हृदय से प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ उनकी कलम को, उनकी वाणी को, उनके साहित्य को, जो हम उनके साहित्य से अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ऐसे राइटर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथ ही हरिशंकर परसाई जैसे लेखकों को भी, जो ऐसी बिंदुओं को बाहर निकाल कर लाते हैं जिनसे सचमुच हमें जगना चाहिए। आज भी हमें समाज में जगने की जरूरत है। जो सही व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए, सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए और ऐसा ही हमारा एक समाज होना चाहिए कि सभी को सम्मान से जीने का अधिकार यहाँ पर मिल जाए। पैसे वाला रौब ना कर दिखाए और गरीब की परेशानियों का मजाक ना बनाकर उसका फायदा ना उठाए। मैं उम्मीद करूंगी आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे विदा लेती हूँ मैं। जैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आपको इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप 1 to 1 वहाँ पढ़िएगा। पेजेस में व्याख्या दी है मैंने, एक साथ पूरे चैप्टर की समरी नहीं बताई है। पेज बाय पेज आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।